सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम इस चैनल पर पहली बार जो है वो आपसे रूबरू हो रहे हैं, जो कि साइकोलॉजी विद प्रमोद सर के नाम से हमने यूट्यूब चैनल जो है वो बनाया है। इस यूट्यूब चैनल पर मुख्यतः हम मनोविज्ञान से संबंधित, खास तौर से अभी जो रीट भर्ती परीक्षा होने वाली है फरवरी एंड के अंदर, उससे संबंधित हमारी जितनी भी इकाई है, जो यूनिट्स हमारे सिलेबस में है, हम उनको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सहायता से कि हम अधिकतम उन प्रश्नों के साथ साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम प्राप्त करें, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें जो है वो हमें चीज़ें हेल्प करेगी। तो आज हम इस क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा टू द पॉइंट आते हैं। इस क्लास की जो खास बात जो रहेगी वो हम यहाँ पर बाईलिंगुअल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। यानी यदि कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है जिसको थोड़ा मनोविज्ञान को हिंदी में समझने में दिक्कत हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि अधिकतम प्रश्न जो है जो पिछले 8-10 सालों में जो मनोविज्ञान के पूछे हुए हैं उन सबको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो कवर कर पाए। यानी उसमें इंग्लिश और हिंदी वोकेबलरी जो है वो एक साथ में चले, और थोड़ा हमारा जो पैटर्न रहेगा वो पैटर्न भी हम थोड़ा सिस्टमेटिक रखेंगे कि जैसे जो इकाई हमें करनी है उस इकाई के जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट इन द सेंस, जैसे आज की क्लास में हम जो शुरुआती समय में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे बाल विकास से संबंधित। और बाल विकास में भी यूं करके कि एक सिस्टमेटिक बाल विकास चलेगा कि हम पहले बाल विकास के इतिहास से संबंधित कुछ बातें हैं उनको जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के थ्रू। उसके बाद हम बाल विकास के अंदर जो विवृद्धि संप्रति है हम उसकी चर्चा करेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, विकास में कितने प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, विकास के जो सामान्य नियम हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हमारे रीट में यानी मेनली एक प्रकार से हमारे सिलेबस में दिया गया है कि आनुवंशिकता और वातावरण, हम दोनों पर डिटेल से जो चर्चा करेंगे। फिर हम एक वीडियो विकास की अवस्थाओं को लेकर करेंगे, जहां हम विकास की चारों अवस्थाएं, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था, उनकी विशेषताओं प्रश्नों के साथ में उनको करने की कोशिश करेंगे। फिर हम विकास के आयाम की तरफ आएंगे, जो 6 आयाम हम लोग सामान्यतः मानते हैं, चाहे वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, एक्सेट्रा। और फिर इनके साथ इनसे जुड़े हुए जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ एक वीडियो जीन प्याजे पर, उसके प्रश्न, वाइगोस्त की, यूं करके एक सिस्टम से हम हर यूनिट को रीट भर्ती परीक्षा से पहले करने का प्रयास जो है वो करेंगे, ताकि आपने जो पढ़ा है उसका आपका रिविज़न हो, कुछ नई चीज़ें आप तक आए। और यदि कभी आपका मान लो किताब से पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है, तो आप इन छोटी छोटी वीडियोस को डिस्क्रिप्टिव जो है वो सुन सकते हैं, ताकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव आपको दोनों चीज़ें जो है ना वो मिलने वाली है। हमारा छोटा सा प्रयास है कि इसकी सहायता से आपको अधिकतम जो है वो फ़ायदा मिले। लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमने इस चैनल को अभी नया क्रिएट किया है, तो जो भी आपके जानकार हैं, जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, इवन रीट भर्ती परीक्षा के अंदर पीयर होने जा रहे हैं, उनको इस चैनल से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो के बाद में इस वीडियो के लिंक को जो है अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, और हम प्रयास करेंगे कि पर डे एक निश्चित टाइम पर जो है आपको वीडियो के माध्यम से, कभी लाइव और कभी रिकॉर्डेड के माध्यम से जो है आपका एक रूटीन बनाएं, ताकि उस रूटीन पर आप जो है वो चीज़ों को कर पाएँ। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधा जो है हमारे जो आज हमें जो क्वेश्चंस करने हैं, देखिए वो क्वेश्चंस आज हम जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों बाल विकास को समझने की या एक बालक के विकास को समझने की हमें आवश्यकता पड़ी, उससे संबंधित कुछ फैक्ट, कुछ थ्योरेटिकल बातें जो है वो हम करेंगे। इसके बाद अभिवृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट ये क्या है, इनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस की। तो हमारी पहली क्लास है, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप इस थंबनेल में भी देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हम बाईलिंगुअल लेंगे, लेकिन हमारी सीरीज जो है ये चलेगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। आगे बढ़ते हैं, देखिए, और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसका मानना था कि बालक के बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यवसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर पड़ता है? Who believed that कि the training during a child's early childhood has an impact on the child later professional skills and adjustment। यानी किसका मानना है, किस विद्वान ने सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा की थी कि
एक बालक को आप जितना बाल्य अवस्था में ट्रेंड कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि बाल्य अवस्था की ट्रेनिंग का प्रभाव ही उसके आने वाले समय में उसकी व्यावसायिक दक्षताएं, जो भी वो प्रोफेशनल स्किल्स उसमें डेवलप होगी, या वातावरण के साथ या इस माहौल में एडजस्ट करने में भी उसकी हेल्प करेगी। तो ये बात कही किसने है? ऑप्शन है हमारे पास में प्लेटो, कोमेनियस, जॉन लॉक और रूसो। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा देखिए प्लेटो। ये बात, ये कोटेशन जो है कि बाल्य अवस्था के अंदर हम बच्चे को जितना ट्रेंड करना चाहें उतना कीजिएगा, क्योंकि बाल्य अवस्था की ट्रेनिंग आने वाले समय में बच्चे के व्यावसायिक और जो उसका समायोजन है उसको करेगी जी प्रभावित। और यदि कभी याद रखें क्या जी प्लेटो ने ये बात किस पुस्तक के अंदर कही थी, तो उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था रिपब्लिक। रिपब्लिक नामक पुस्तक के अंदर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा जो है वो की थी। अब यदि हम चर्चा करें कि कोमेनियस कौन थे, तो जनरली माना जाता है कि 17वीं जो शताब्दी हमारी आई है ना, उस शताब्दी में लगभग 1628 के लगभग ये विद्वान इटली के रहने वाले थे। और इटली में इन्होंने कुछ बच्चों को लेकर, जिसे हम बालवाड़ी कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहा कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी जो है ना वो इन्होंने खोला था। इन्होंने खोला था स्कूल ऑफ इन्फेंसी, यानी यूं मानिएगा कि सर्वप्रथम बच्चों के विकास का अध्ययन करने के लिए इसने एक छोटा सा प्रयास जो है कोमेनियस ने इटली के अंदर जो है वो स्टार्ट करा था। और यदि हम बात करें जॉन लॉक की, तो माना यह जाता है कि बाल विकास पर जो सबसे पहले अध्ययन किया था, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम जॉन लॉक था। इन्होंने अपने एक साथी जिसका नाम था थॉमस होब, इनके साथ मिलकर अपनी खुद की पुत्री जिसका नाम एना लॉक था उसकी विकास की अवस्थाओं को समझने का प्रयास जो है वो किया था। और रूसो, इनकी एक पुस्तक बड़ी प्रचलित है जिसका नाम है जी एमाइल। तो याद रखिए एमाइल नामक पुस्तक जो है वो किस विद्वान की है, तो ये रूसो विद्वान थे। और कुछ किताबों के अनुसार ये एमाइल को अपना एक काल्पनिक शिष्य जो है वो भी माना करते थे। तो ये चारों ऑप्शंस के बारे में कुछ डिटेल्स है जो हमें आगे वाले प्रश्नों में जो है वो काम आएगी। तो आप देखिए ये हमारा था पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ना, कि बाल विकास से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? कि हु वाज द फर्स्ट टू इनिशिएट द स्टडीज रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बाल विकास से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम जो है वो किसने की थी? चार ऑप्शन हमारे पास है कि क्या वो जॉन लॉक थे, क्या स्टैनली हॉल थे, क्या कोमेनियस थे, और क्या जी पेस्टालोजी थे। तो इसका सही आंसर हमने पिछले प्रश्न के साथ किया कि बाल विकास के अध्ययन की जो शुरुआत की सर्वप्रथम वो करी जी इटली के विद्वान जिनका नाम था कोमेनियस। 17वीं शताब्दी के इर्द गिर्द इन्होंने 1628 के इर्द गिर्द इन्होंने इटली के अंदर कुछ बच्चों को लेकर एक बालवाड़ी जो है स्थापित करी जिसे हम कहेंगे स्कूल ऑफ इन्फेंसी। और वहां से इन्होंने बाल विकास के ऊपर अध्ययन करना जो है वो प्रारंभ किया था। और इन्होंने बाल विकास पर 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया था। 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी जिसमें जो इनकी सबसे प्रसिद्ध बुक हुई उसका नाम था ऑर्बिक विक्टस, याद रख सकते हैं आप। और इसकी ये जो किताबें थी, इन किताबों का संबंध जो है वो जनरली प्राथमिक शिक्षा से हुआ करता था, यानी ये यूं मान सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। और दूसरी बात, इन पुस्तकों की जो विषय वस्तु थी उसमें चित्रों के माध्यम से आकर्षित बनाया गया था, यानी जो विषय वस्तु थी उनको चित्रों के माध्यम से आकर्षित इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों का ध्यान जो है ना इन किताबों की तरफ जो है वो आए। तो इस प्रश्न के अंदर कि बाल विकास से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी, तो आपका सही आंसर इसमें होगा जी कोमेनियस नाम के विद्वान है। ये कोमेनियस का 17वीं शताब्दी को लेकर कुछ डेटा जो है वो हमारे पास में था। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। देखिएगा कि निम्न में से किसके द्वारा बाल विकास का मनोवैज्ञानिक व क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था? हम इसको यूं भी ले सकते हैं कि किसके द्वारा सर्वप्रथम, किसके द्वारा सर्वप्रथम बाल विकास का मनोवैज्ञानिक या क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो किया गया था। हु कंडक्टेड द साइकोलॉजिकल या सीक्वेंस स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बाल विकास पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक या क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम बताइएगा।
अभी हमने कोमेनियस को पढ़ा, लेकिन कोमेनियस ने दिन की शुरुआत की थी, लेकिन वो कोई सिस्टमेटिक डेटा जो है वो दुनिया के सामने नहीं रख पाए। हम प्रश्न ये पूछा गया है कि जी सर्वप्रथम बाल विकास का क्रमबद्ध या मनोवैज्ञानिक अध्ययन किस विद्वान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है कि क्या इसका आंसर पेस्टालोजी है, ऑप्शन है कि क्या इसका आंसर जो टाइडमैन है, या ताराबाई मोडेक है, या श्रीमती हरलोक है। तो यदि हम टाइडमैन की बात करें तो देखिए टाइडमैन जर्मनी के एक चिकित्सक थे। ये जर्मनी के एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, जिन्होंने बच्चों के शारीरिक या मानसिक परीक्षण के लिए जो है वो एक टेस्ट तैयार किया था। उसके बाद यदि हम ताराबाई मोडेक की बात करें तो ताराबाई मोडेक ने, इसका डेटा भारत से मिलता है कि उन्होंने 1930 भारत का एक जगह था, वो था जी कलकत्ता, और वहां ये मान सकते हैं कि भारत के अंदर बाल मनोविज्ञान की शुरुआत करी थी, या हम बाल विकास की शुरुआत का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है जी ताराबाई मोडेक को। ये अच्छा डेटा है, याद रखना है हमें कि भारत में बाल विकास की शुरुआत किसने की, तो 1930 के अंदर कलकत्ता से शुरुआत मानी जाती है, और इसका श्रेय दिया जाता है जी ताराबाई मोडेक को। और श्रीमती हरलोक एक अमेरिकी विद्वान थे, और संभवतः इन्होंने पहली बार दुनिया के सामने ये रखा कि एक बच्चे का जो विकास है वो उसके गर्भकाल से ही प्रारंभ होकर ताउम्र जो है वो चलता रहता है। तो एक बचा जी हमारे पास, और वो बचे जी पेस्टालोजी। तो इसका सही आंसर जो होगा इस प्रश्न का वो है जी पेस्टालोजी, कि पेस्टालोजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन किया था। इसलिए देखिए इस पेस्टालोजी ने अपने स्वयं के इन 3.5 वर्षीय पुत्र, इनके खुद का एक 3.5 वर्षीय पुत्र था, जहां कुछ किताबों में उसका नाम हमें मिलता है जी अल्बर्ट, कि इस अल्बर्ट की विकास की अवस्थाओं को देखा, और इसने जो कुछ भी इन 3.5 वर्षीय बालक में देखा, इसके लिए एक पुस्तक डॉक्यूमेंट टाइप जो है, एक हम यूं कह सकते हैं कि जो डेटा इसके पास आया वो हमारे सामने रखा, और उस पुस्तक को इन्होंने नाम दिया बेबी बायोग्राफी। किताब का नाम था जी बेबी बायोग्राफी, और माना जाता है कि उस समय बाल विकास पर प्रकाशित हुआ ये दुनिया का पहला वैज्ञानिक और क्रमबद्ध डॉक्यूमेंट था। इसलिए जो है पेस्टालोजी जो है इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अच्छा प्रश्न है, यदि पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे तो भी आंसर आएगा पेस्टालोजी। यदि आपसे पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास पर सर्वप्रथम है ना अध्ययन जो है वो किस विद्वान ने किया, जो क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन था, तो उसका आंसर भी पेस्टालोजी है। और एक पेस्टालोजी का डेटा हमें याद रखना है कि इन्होंने जो विकास से संबंधित अध्ययन किए थे वो अध्ययन इन्होंने खुद स्वयं अपने 3.5 वर्षीय पुत्र, जिसका कुछ किताबें नाम जो है अल्बर्ट बताती है, उसकी विकास की अवस्थाओं को देखा, और उसके अध्ययन को या उसके जीवन की जो लीलाएं थी उनको हमारे सामने रखा, किस रूप में जी, बेबी बायोग्राफी के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखिए कि पेस्टालोजी ने विकास से संबंधित किस पुस्तक की रचना की थी, है ना। अभी हमने पिछले प्रश्न में किया, 4 ऑप्शन हमारे पास है, क्या वो रचना इनकी बेबी बायोग्राफी थी, क्या इनकी रचना स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का अध्ययन वो थी, या शैक्षिक मनोविज्ञान एक परिचय यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी एन इंट्रोडक्शन, और या मानसिक विकास कैसे और कब होता है, हाउ एंड व्हेन डज मेंटल डेवलपमेंट अकर। तो इन चारों में से कौन सी इनकी जो है वो पुस्तक है। तो देखिए अभी हमने पिछली स्लाइड में ये बात पढ़ी थी कि इन्होंने जो अपने 3.5 वर्षीय पुत्र है ना, जिसका नाम अल्बर्ट बताया जाता है, कि इनकी विकास की अवस्थाओं को जो देखा और उसके विकास की अवस्थाओं से संबंधित जो अध्ययन था उसको जिस पुस्तक के अंदर इन्होंने लिखा था उसका नाम था जी बेबी बायोग्राफी। तो अच्छा प्रश्न है, रीट में आने लायक है कि पेस्टालोजी ने विकास से संबंधित किस पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हम पिछली स्लाइड में पेस्टालोजी के साथ कवर कर चुके हैं। प्रश्न हमारे पास में ये है कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 पेस्टालोजी, ऑप्शन नंबर 2 स्टैनली हॉल, ऑप्शन नंबर 3 जॉन लॉक, और ऑप्शन नंबर 4 क्रो एंड क्रो। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सबसे पहले
बाल विकास पर वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए, है ना, स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है। अब कहीं आपको ये हो रहा होगा कि बार बार नाम बाल मनोविज्ञान या बाल विकास लिया जा रहा है, तो देखिए जो मनोविज्ञान की शाखा सबसे पहले जो बालक के विकास के लिए मनोविज्ञान से अलग हुई थी वो बाल मनोविज्ञान ही थी, लेकिन आज ये बाल मनोविज्ञान जिस रूप में पढ़ा जा रहा है वो रूप हो गया जी बाल विकास। क्यों बाल मनोविज्ञान और बाल विकास हुआ, ये हम थोड़ा आगे कुछ प्रश्नों की सहायता से जो है वो देखेंगे। एक बार यदि हमसे पूछ लिया जाए कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप उसका आंसर जो है वो देंगे जी पेस्टालोजी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाला है, देखिए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने बाल विकास का अध्ययन करने के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। प्रश्न है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन डिड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट स्टैनली हॉल एस्टैब्लिश टू स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी पहला तो स्लाइड में से ही प्रश्न है कि ये जो स्टैनली हॉल नाम के जो विद्वान थे, ये इस विद्वान की नेशनैलिटी या ये विद्वान जो है ये किस देश के रहने वाले थे, तो आपका आंसर होगा क्या जी, रहने वाले थे अमेरिका के। अब प्रश्न ये आया कि इन्होंने जो अपने विकास से संबंधित जो अध्ययन किए, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने अमेरिका के अंदर बाल विकास से संबंधित जो है बहुत तीव्र गति से रिसर्च करी थी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने बाल विकास से संबंधित जो है वो एक आंदोलन टाइप जो है ना प्रोग्राम वो अमेरिका के अंदर चलाया था। लेकिन इसने वहाँ पर दो ऐसी एजेंसियां स्थापित करी जिन्होंने बाल विकास का अध्ययन करने के लिए जो है वो स्टैनली हॉल की सहायता करी थी। तो प्रश्न यही है कि स्टैनली हॉल ने बाल विकास का अध्ययन करने के लिए किन संस्थाओं की स्थापना जो है वो अमेरिका में की थी। ऑप्शन नंबर 1 बाल कल्याण संगठन यानी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, या बाल अध्ययन समिति चाइल्ड स्टडी कमेटी, या तीसरा ऊपर वाली दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा दोनों, क्योंकि इन्होंने इन दोनों एजेंसीज की स्थापना की थी, बाल कल्याण संगठन और बाल अध्ययन समिति की, जो इनको सहायता करती थी, जो ये अध्ययन कर रहे थे बाल विकास से संबंधित अमेरिका में, उसमें जो है इनकी हेल्प जो है वो करी जाती थी। तो देखिए स्टैनली हॉल अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंदर क्या किया था कि बाल विकास से संबंधित अमेरिका के अंदर अपना शोध कार्य जो है वो प्रारंभ किया। पहले वहां पर दो एजेंसियां इन्होंने स्थापित करी, जिसमें एक का नाम बाल कल्याण संगठन आता है, जबकि एक का नाम जो है वो बाल अध्ययन समिति जो है वो हमें मिलता है। और आगे के प्रश्नों में हम कुछ और प्रश्न स्टैनली हॉल पर जो है वो लेते हैं। प्रश्न आया, देखिए स्टैनली हॉल के द्वारा बाल विकास के अध्ययन से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। यानी बाल विकास से जो शोध करते थे स्टैनली हॉल अमेरिका के निवासी, वो अपनी रिसर्च को किस पत्रिका के माध्यम से दुनिया के सामने रखते थे, उस पत्रिका का नाम जो है वो हमें याद रखना है। तो देखिए विच मैगजीन रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट वॉज पब्लिश्ड बाय स्टैनली हॉल। नंबर 1 बाल अध्ययन पत्रिका यानी चाइल्ड स्टडी मैगजीन। नंबर 2 बाल विकास पत्रिका, बाल विकास मैगजीन, या हम यूं कह सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट मैगजीन। तीसरा पेडागोजिकल सेमिनरी यानी पेडागोजिकल सेमिनरी, या उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव, कि सारे ऊपर वाले आंसर होंगे। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जी ये वाला। इन्होंने बाल विकास से संबंधित जो एक पत्रिका प्रारंभ की थी, उस पत्रिका का नाम इन्होंने दिया पेडागोजिकल सेमिनरी। ये पेडागोजिकल सेमिनरी बाल विकास से संबंधित स्टैनली हॉल के द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें ये जो भी बाल विकास से संबंधित शोध करते थे ना, उस शोध को दुनिया के सामने इसी पत्रिका या मैगजीन के रूप में जो है वो सामने रखते थे। तो हमने स्टैनली हॉल के बारे में करा कि अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका के अंदर इन्होंने सबसे पहले अपना बाल विकास से संबंधित अध्ययन प्रारंभ किया। दो प्रकार की एजेंसियां बनाई, बाल कल्याण संगठन और बाल अध्ययन समिति, और जो उन्होंने रिसर्च किया उस रिसर्च को दुनिया के सामने जिस मैगजीन के माध्यम से रखते थे, उस मैगजीन का नाम आया पेडागोजिकल सेमिनरी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा प्रश्न है कि बाल विकास या बालकों से संबंधित सर्वप्रथम प्रश्नावली यानी क्वेश्चनरी जिसे बोलते हैं, क्वेश्चनरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यहां हम दो प्रश्नों की जो है वो चर्चा करेंगे। देखिए पहले तो जो दिया हुआ है कि हु क्रिएटेड
या 12th भी कह सकते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चनरी रिलेटेड टू द चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास से संबंधित पहली प्रश्नावली जो है वो किसने तैयार की थी। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर भी होगा जी स्टैनली हॉल। इसका जो सही आंसर है वो है जी स्टैनली हॉल। कि बाल विकास से संबंधित जो पहली प्रश्नावली तैयार की थी वो प्रश्नावली तैयार करी थी किसने, स्टैनली हॉल महोदय ने। अब देखिए यदि हम ये देखें कि प्रश्नावली होती क्या है, तो प्रश्नावली का सीधा सा मतलब है प्रश्नों की श्रृंखला। क्या है जी, प्रश्नों की श्रृंखला। एक सीरीज होती है ना, कुछ लिखे हुए प्रश्न होते हैं जिनका संबंध बालक या बालक के विकास से जो है वो रहता है। लेकिन एक यहाँ ये भी याद रखिएगा कि मनोविज्ञान के अंदर पहली प्रश्नावली तैयार करने का जो श्रेय दिया जाता है ना, वो श्रेय दिया जाता है जी R.S. वुडवर्थ को। मनोविज्ञान के अंदर है ना प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई थी, लगभग 115 प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई थी, और वो श्रृंखला बनाई थी R.S. वुडवर्थ ने। लेकिन बालकों के लिए यानी बालकों पर आधारित सर्वप्रथम प्रश्नों का निर्माण किया था, उस विद्वान का नाम था जी स्टैनली हॉल। उस विद्वान का नाम था स्टैनली हॉल। तो यदि प्रश्न आता है कि बाल विकास से संबंधित या बालकों से संबंधित पहली प्रश्नावली मीन्स प्रश्नों की एक श्रृंखला, क्वेश्चनरी सबसे पहले किसने तैयार की थी, तो आपका आंसर जो है वो होगा कि जी वो तैयार करी थी स्टैनली हॉल ने। ये स्टैनली हॉल का एक अलग डेटा था। 2 एजेंसियां हमने जोड़ी, एक पत्रिका आई और एक इन्होंने जो है प्रश्नावली का किया जी निर्माण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब प्रश्न रिपीट हो गया कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि इसका आंसर होगा जी पेस्टालोजी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि 20वीं शताब्दी को किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने या मनोवैज्ञानिकों ने बालकों की शताब्दी कहा है। विच अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट्स कॉल्ड द 20th सेंचुरी द सेंचुरी ऑफ चिल्ड्रन या चाइल्ड। किन विद्वानों ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। बड़ा पॉपुलर प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न जो है ये एग्जाम का हिस्सा रह चुका है। तो देखिए क्या ये बात पेस्टालोजी ने बोली है, पढ़ चुके हैं पेस्टालोजी के बारे में कि इन्होंने लगभग 1774 के इर्द गिर्द अपने स्वयं के बच्चों के ऊपर क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी जो है वो हमारे सामने रखा। इसलिए इस पेस्टालोजी को बाल मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। स्टैनली हॉल को भी हम पढ़कर आए हैं कि स्टैनली हॉल ने बाल विकास से संबंधित अपने अध्ययन प्रारंभ किए थे अमेरिका के अंदर। इसलिए इनको ये एक याद रखिएगा, यदि पूछा जाता है कि बाल अध्ययन आंदोलन के प्रवर्तक, पूछा जाए कि बाल अध्ययन आंदोलन के प्रवर्तक या जनक भी पूछ ले तो भी आपका आंसर जो है वो स्टैनली हॉल होगा। और प्लेटो के बारे में हमने आज का पहला प्रश्न लिया था कि इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम रिपब्लिक था उसके अंदर ही हमें बताने का प्रयास किया कि बालकों को बाल्य अवस्था के अंदर जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका प्रभाव बालक की आने वाली व्यावसायिक और समायोजन के ऊपर पड़ेगा। अब जो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है जी क्रो एंड क्रो जो अमेरिकी विद्वान थे, इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी जो है वो कहा था। लेकिन यदि कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए ना कि इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी क्यों कहा, तो आप याद रखिएगा ऑप्शंस के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि बालक के विकास को जानने के जो सबसे ज्यादा जो प्रयास हुआ था ना वो हुआ था 20वीं शताब्दी में, नंबर 1। नंबर 2, एक बालक के विकास पर सबसे ज्यादा जो किताबों का प्रकाशन हुआ वो भी हुआ 20वीं शताब्दी के अंदर। और दुनिया का जो पहला बुद्धि परीक्षण भी जो आया था ना वो भी आया था 20वीं शताब्दी में। इसलिए हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी को क्रो ने बालकों की शताब्दी कहा कि इस शताब्दी में सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुआ है ना वो रिसर्च हुआ है जी बालकों पर। इसलिए कभी ये पूछ ले जी क्यों कहा, तो जो हमने याद किया जो विद्वान है दोनों के नाम प्रश्न में आ गए, तो हम जनरली वो आंसर निकालेंगे कि हमें ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है। बाल विकास पर सबसे अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई 20वीं शताब्दी में, बाल विकास पर सर्वाधिक अध्ययन 20वीं शताब्दी में हुआ, और दुनिया का पहला जो बुद्धि परीक्षण सन 1905 के अंदर जो आया था, जो बिने और साइमन ने फ्रांस के अंदर बनाया, वो भी 1905 यानी 20वीं शताब्दी के अंदर प्रकाशित हुआ था। इसलिए संभवतः है क्रो ने 20वीं शताब्दी को कहा जी बालकों की शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11वें प्रश्न पर हम हैं। अब प्रश्न आया कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब और कहां से मानी जाती है,
इस प्रश्न को हम शुरुआत में ही ताराबाई मोडेक के साथ कर चुके हैं कि भारत में बाल विकास की शुरुआत सन 1930 में कलकत्ता से मानी जाती है। और यदि कभी ये पूछ लिया जाए कि भारत में बाल विकास शुरू करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है, तो आपको आंसर ध्यान में रखना है कि उसमें नाम मिलेगा आपको ताराबाई मोडेक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, बाल विकास प्रारंभ होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कई बार ऐसे आसान से प्रश्न जो है वो हमें उलझा लेते हैं कि बाल विकास प्रारंभ कहां से होता है ना, या सीधा भी पूछ ले कि विकास कहां से प्रारंभ होता है। दो चीजों में हम कंफ्यूज होते हैं कि ये गर्भावस्था से प्रारंभ होगा या ये प्रारंभ होगा शैशव अवस्था से। तो देखिए, मानव विकास इवन बाल विकास ये प्रारंभ हो जाएगा मानव विकास की पहली अवस्था, जिसे हम गर्भावस्था या प्रसव पूर्व यानी जन्म से पहले की अवस्था जो है वो मानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जी नंबर 2, यानी प्रसव पूर्व, यानी मां के गर्भ से। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से जी? फ्रॉम, है ना, पेरेंटल स्टेज, जिसे हम प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं, यहां से प्रारंभ हो जाता है। बाकी जब हम अवस्थाएं पढ़ेंगे उसमें हम इसे और डिटेल से जो है वो करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कि भारत में बाल विकास की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है। वेरी इजी, कई बार हम इसका नाम इसी वीडियो के अंदर ले चुके हैं कि भारत में बाल विकास शुरुआत का श्रेय किस विद्वान को जाता है, तो आपका आंसर होगा ताराबाई मोडेक। कब भारत में शुरुआत हुई? याद रखेंगे 1930, और कहां पर हुई थी? तो जगह थी जी कलकत्ता। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए, यह भी ठीक ठाक सा प्रश्न है ना, क्योंकि विकास या बाल विकास के इतिहास से जुड़ा हुआ था। तो एक छोटा सा फैक्ट है, हम प्रश्न के थ्रू जो है वो याद रख लेंगे कि बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक पुस्तकों का प्रकाशन किसने किया। किन में से कौन सा ऐसा विद्वान है जिन्होंने सबसे ज्यादा बाल विकास के ऊपर पुस्तकें जो है वो लिखी थी। तो देखिए जी, इसमें सही आंसर जो होगा वो आंसर होगा जी जीन प्याजे। बाल विकास पर सबसे अधिक किताबें, कभी संख्या किसी पेपर में पूछ ले तो इन्होंने 32 किताबें जो है बाल विकास से संबंधित लिखी थी। तो बाल विकास पर सबसे अधिक पुस्तकों का प्रकाशन आज तक जिस विद्वान ने कराया है, स्विट्जरलैंड के विद्वान थे जिनका नाम था जी जीन प्याजे। अब एक डेफिनेशन है जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है बाल विकास से संबंधित, हम उस डेफिनेशन की चर्चा जो है वो कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या है कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर, यानी जन्म से पहले के काल से लेकर किशोरा अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यानी जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरा अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह स्टेटमेंट किस विद्वान का है? चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए साइंटिफिक स्टडी इन विच द चाइल्ड पीरियड फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इज स्टडीज। दिस स्टेटमेंट इज, यानी बच्चे के पेरेंटल स्टेज से, जन्म पूर्व अवस्था से जो अध्ययन प्रारंभ होता है और जो एडोलसेंस तक चलता है, यह कथन किस विद्वान का था? तो डायरेक्ट याद रखिए, ये जो कथन था ये कथन था क्रो एंड क्रो का। और ये कई बार ये कथन, ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन जो है ये अपने एग्जाम का हिस्सा जो है वो रह चुकी है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि यदि डेफिनेशन आती है कि जन्म पूर्व अवस्था से लेकर किशोरा अवस्था तक के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही बाल विकास है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो आप आंसर देंगे, कह दिए स्टेटमेंट है जी क्रो एंड क्रो का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, है ना। इस प्रश्न से हम 2-3 बातें जो है वो देखिए यहां करने वाले हैं कि बाल मनोविज्ञान का उन्नत रूप क्या है, यानी द एडवांस फॉर्म ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज, यानी जो बाल मनोविज्ञान चला है ना वो परिष्कृत होकर, एडवांस्ड होकर आज किस रूप में हमारे सामने है। पहला ऑप्शन है देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान, यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नंबर 2 सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। और बाल विकास जिसे हमने बोला चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी भी हम इसको कह सकते हैं, बाल मनोविज्ञान। अब देखिए इसने ये पूछा कि जो बाल मनोविज्ञान है, सॉरी, कि चाइल्ड साइकोलॉजी का उन्नत रूप यानी एडवांस फॉर्म जो है वो कौन सी है। तो देखिए इसकी एडवांस फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी जी बाल विकास, कि जो मनोविज्ञान से जो शाखा अलग हुई थी, सबसे पहले आपका मनोविज्ञान आया। मनोविज्ञान
कि जिस शाखा के अंदर बालक के विकास का अध्ययन होता था वो कहलाई जी बाल मनोविज्ञान, वो कहलाई आपकी बाल मनोविज्ञान है। और बाल मनोविज्ञान जब परिष्कृत हुई, एडवांस्ड हुई, तो वो बन गई जी बाल विकास। और जब बाल विकास को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया तो वो कहलाई जी विकासात्मक मनोविज्ञान। ये इसका एक चैनलाइज जो है वो रूप था। यानी मनोविज्ञान की जो शाखा बालक के अध्ययन के लिए अलग हुई वो कहलाई जी बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जब थोड़ा परिष्कृत हुआ तो वो वर्तमान में हम इसको जिस रूप में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जी बाल विकास के रूप में। और बाल विकास से चीजें जब आगे बढ़ी तो उसका नेक्स्ट जो आया वो आया जी विकासात्मक मनोविज्ञान। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें थोड़ा बहुत अंतर था। देखिए जब बाल मनोविज्ञान चला था पेस्टालॉजी के समय में भी, तो बेसिकली क्या था कि जी जनरली बाल्यावस्था तक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था। यानी बच्चे का यूं मान सकते हैं हम कि गर्भावस्था से लेकर जो है कि बाल्यावस्था तक का जो विकास था ना उसके ऊपर मेजर फोकस जो है वो विद्वानों का रहता था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी सेंचुरी आगे बढ़ी, श्रीमती हरलोग जैसे विद्वानों ने एंट्री करी, स्टैनली हॉल जैसे विद्वान इस क्षेत्र में आए, क्रो जैसे विद्वानों ने रिसर्च करना प्रारंभ किया, तो इन्होंने इस विकास के अंदर जो है किशोरा अवस्था को भी सम्मिलित कर लिया। और आज हम बाल विकास के अंतर्गत जो है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरा अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का जो है वो अध्ययन करते हैं। तो इसलिए जैसे ही बाल मनोविज्ञान में किशोरा अवस्था को भी जोड़ा गया, ये भी माना जाने लगा कि एक बालक में परिवर्तन केवल बाल्य अवस्था तक ना होकर वो परिवर्तन जो है वो किशोरा अवस्था तक भी होते रहते हैं। तो थोड़ा जब और चेंजेस आया तो ये बाल मनोविज्ञान आगे चलकर बाल विकास के रूप में परिष्कृत जो है वो हो गया। और जब इन चार अवस्थाओं से आगे हम जब पूरे जीवन काल की अवस्थाओं का जिक्र करते हैं, चाहे हम उसमें प्रौढ़ावस्था लें चाहे उसमें वृद्धावस्था लें, तो गर्भावस्था से लेकर संपूर्ण जीवन की अवस्थाओं का जिस मनोविज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है जी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान। और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जो माना जाता है वो मानते हैं जी जीन प्याजे को। और बाल मनोविज्ञान का जनक हम पढ़ चुके हैं कि बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है पेस्टालॉजी को। और यदि कभी बाल विकास का जनक पूछ ले, हालांकि हमें ज्यादा इसके बारे में चीजें किसी ऑथेंटिक सोर्स में नहीं मिलती है, फिर भी जैसा कि हमने अभी देखा कि पेस्टालॉजी के बाद है ना 19वीं शताब्दी में किशोरा अवस्था को भी एक मेजर मतलब स्टेज के रूप में जो है बाल मनोविज्ञान में जोड़ दिया गया। और आगे हम पढ़ेंगे जब किशोरावस्था की विशेषता पढ़ेंगे कि ये जो स्टैनली हॉल जो था उन्होंने किशोर मनोविज्ञान का उनको जनक माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम किशोरावस्था का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो हमारे सामने रखा था। तो यदि कभी बाल विकास का जनक पूछा जाए और यदि आपके ऑप्शन में स्टैनली हॉल है तो आप आंसर जो है वो इसका हॉल देंगे, इसका हॉल देंगे। यहां पर आप जो है पेस्टालॉजी आपका आंसर आएगा कि बाल मनोविज्ञान का जो जनक है वो पेस्टालॉजी बता सकते हैं आप, और विकासात्मक जो है इसका आप बता सकते हैं जी प्याजे। तो ये जो हमने अभी एक प्रश्न किया कि बाल मनोविज्ञान का उन्नत रूप क्या है, तो वो होगा जी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा प्रश्न है कि बालक में होने वाले क्रमिक है ना एंड संगत व संगत परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला को खालिस्तान कहा जाता है। प्रश्न आया कि द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल एंड कंसिस्टेंस चेंजेस अकरिंग इन ए चाइल्ड इज कॉल्ड, कि वो परिवर्तन जो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करते हैं, यानी एक के बाद एक, हम इसको यूं कह सकते हैं। तीन शब्द देखिए, नंबर 1, दूसरा संगत परिवर्तन और तीसरा इनकी चलती है जी प्रोग्रेसिव सीरीज। क्रमिक का मतलब है कि जैसे मान लीजिएगा गर्भावस्था से शैशव अवस्था की ओर आए, शैशव अवस्था से बाल्यावस्था की ओर आए, तो जब एक अवस्था से हम अगली अवस्था में आएंगे तो पिछली अवस्था की कुछ विशेषताएं, कुछ चीजें जो है वो अगली अवस्था को भी प्रभावित करेगी। ये एक क्रम चलेगा जो है। और दूसरे शब्दों में हम बात करें तो विकास का एक निश्चित क्रम होता है कि बच्चा पहले इस दुनिया में आएगा, उसके बाद वो बच्चा कुछ समय के बाद करवट बदलेगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा, चाहे वो पहले सहारे से सीखे, उसके बाद चलेगा और उसके बाद ही दौड़ेगा। ये एक निश्चित क्रम है और इस क्रम को हम कभी भी ब्रेक या तोड़ नहीं सकते। तो याद रखिए मोस्टली डेवलपमेंट वो है जिसमें होने वाले परिवर्तन जो है वो होंगे जी क्रमिक।
तो क्रमिक का मतलब कि विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन एक निश्चित क्रम को जो है वो फॉलो करेंगे। दूसरा शब्द आया जी संगत। संगत का मतलब होता है कि हर एक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम विकास के आयाम की भी बात करें तो जैसे हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है या संवेगात्मक विकास है, ये सारे विकास एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। और या हम यूं भी कह सकते हैं कि जब पिछला एक परिवर्तन हुआ वो अगले परिवर्तन के साथ में संगत रूप से जुड़ा होगा। जैसे खड़ा होने से पहले बच्चा जो है वो घुटनों के बल चलेगा, तो घुटनों के बल चलेगा, उससे संगत या जुड़ा हुआ परिवर्तन है अगला कि बच्चा खड़ा हो जाएगा। खड़े होने से जुड़ा हुआ परिवर्तन है कि वो चलना प्रारंभ करेगा, और चलने से जुड़ा हुआ परिवर्तन है कि वो दौड़ना प्रारंभ कर देगा। तो जो परिवर्तन होंगे वो क्रमिक होंगे, परिवर्तन जो होंगे वो संगत होंगे। और नंबर 3, इन संगत परिवर्तनों की चलेगी प्रोग्रेसिव सीरीज। प्रोग्रेसिव सीरीज का मतलब होता है अग्रगामी, कि जो विकास है ये हमेशा पीछे से आगे की ओर जो है वो ट्रेवल करेगा। यानी एक बार जिस अंग का विकास हो गया है ना, या जिस भाग का विकास हो गया, अब विकास अगले भाग की तरफ ही जो है वो बढ़ेगा। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव सीरीज। यानी डेवलपमेंट जो है वो अग्रगामी होता है। विकास कभी पीछे नहीं चलेगा कि एक बार जिस अंग का हो गया अब वापस पिछले अंग की तरफ आ जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। और इसी वजह से जो ये प्रोग्रेसिव सीरीज चलती है, हम देखते हैं कि विकास में, है ना, एक बालक में नई नई योग्यताएं, नए नए गुण और नवीन क्षमताएं जो है वो दिखना प्रारंभ हो जाती है। तो जैसा अभी हमने विकास के अर्थ को मोटे तौर पर हमने जो है वो डिस्कस किया कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट बालक में होने वाले क्रमिक और संगत परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम होता है। तो इसका जो सही आंसर है कि बालक में जो परिवर्तन क्रमिक हो रहे हैं, जो परिवर्तन संगत हो रहे हैं और इनकी चल रही है जी प्रोग्रेसिव सीरीज, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं जी डेवलपमेंट। ये क्या है जी? डेवलपमेंट होता है। अभिवृद्धि जो हमारे शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तनों को दिखाती है। अधिगम जो हमारे व्यवहार में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों को रेफर करता है। और जबकि परिपक्वता, जिसे हम मैच्योरेशन ज्यादा बेहतर शब्द है बजाय कि मैच्योरिटी के जो है वो, है ना। मैच्योरेशन क्या है? तो ये हमारे उम्र के हिसाब से, जैसे ये शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो परिवर्तन हमारे शरीर या शरीर से जुड़े हुए अंगों में हो रहे हैं, ये सारे के सारे परिवर्तनों का कारण जो माना जाता है वो माना जाता है जी परिपक्वता। आगे हम और डिटेल से इनको देखेंगे। अभी आप एक बार देखिएगा कि विकास क्या है। तो क्रमिक और संगत परिवर्तनों की जो प्रोग्रेसिव सीरीज है वो कहलाती है जी डेवलपमेंट। आगे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न आया हमारे पास में कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, है ना। अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ चुका है। कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, या वो आपको ये कह दे कि कोशिकाओं में होने वाली गुणात्मक वृद्धि, जो मर्जी नाम यूज कर ले, वृद्धि भी कह सकता है, और वो आपको कह सकता है कि कोशिकाओं में होने वाली गुणात्मक जो वृद्धि है उसे क्या कहा जाता है। यानी कोशिकाओं में जो वृद्धि हो रही है, यानी द ग्रोथ अक्रिंग इन द सेल्स इज कॉल्ड, यानी कोशिकाओं में होने वाली गुणात्मक वृद्धि जो है ये हमारी मनोवैज्ञानिक भाषा में कहलाती है जी अभिवृद्धि। इसे हम बोलते हैं जी ग्रोथ। और ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट था जी फ्रैंक महोदय का। किसका स्टेटमेंट था जी? ये स्टेटमेंट था फ्रैंक महोदय ने कहा कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि या कोशिकाओं में होने वाली जो गुणात्मक वृद्धि है उसे ही हम कहेंगे जी अभिवृद्धि। और जब भी आप अभिवृद्धि का संप्रत्यय पढ़े, एक बात अपने जहन में उतार लें अच्छे ढंग से कि अभिवृद्धि का संबंध केवल और केवल हमारे शरीर के साथ होता है। यदि आपके शरीर के अंदर कोई परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, कोई शरीर के जो अंग है उनमें बढ़ोतरी हो रही है, उनका भार बढ़ रहा है, उनका वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है ना, तो वो सारे के सारे परिवर्तन जब भी आप अभिवृद्धि करने बैठें, खास तौर से अभिवृद्धि और विकास में अंतर करें, तो आप इस बात को अपने दिमाग में रखें कि अभिवृद्धि का संबंध केवल और केवल हमारे शरीर या शरीर से संबंधित, है ना, जो बॉडी पार्ट्स है उनमें होने वाले परिवर्तनों को ही शो करता है। तो यदि हमारे शरीर या उससे जुड़े हुए जो परिवर्तन है उनमें क्या हो रहा है जी, उनमें कोई कमी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, बाल बढ़ रहे हैं, नाखून आ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है ना, या हमारी लंबाई बढ़ रही है, तो वो सारी की सारी चीजें अभिवृद्धि को रेफर करेगी। लेकिन याद रखिए, यदि शरीर की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है, शरीर के कार्य अनुभव में बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर वो हो रहा है जी आपका विकास, फिर वो होगा विकास होगा। तो यहां एक बार पूछा गया है कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि,
एज इट इज स्टेटमेंट है फ्रैंक मोदिया का, वो दोनों तरीके से पूछ सकता है। क्या जी कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, या वो आपको कह सकता है क्या जी कोशिकाओं में होने वाली गुणात्मक वृद्धि को हम क्या नाम देंगे। दोनों सेंस में हमारा उत्तर होगा अभिवृद्धि, है ना। विकास अभी हमने देखा है कि विकास क्रमिक और संगत परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला को हम डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं जी 19। आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि इंग्लिश साथ में लेने की वजह से हमने थोड़ी स्लाइड जो है वो है ना छोटी बनी है, फिर भी आप प्रयास कीजिए, मैं बोल रहा हूं जो है वो कि इस स्लाइड में निम्न में से अभिवृद्धि व विकास के बारे में असत्य कथन कौन सा है, इसकी हमें पहचान करनी है। और आने वाले 2-3 प्रश्नों में हम अभिवृद्धि और विकास के बीच में अंतर जो है वो कर जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि अभिवृद्धि का संबंध शरीर के आकार बढ़ने से, जबकि विकास का संबंध कार्य अनुभव बढ़ने से होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अभिवृद्धि का संबंध केवल और केवल जो है हमारे शरीर या शारीरिक पक्षों में होने वाले परिवर्तनों से लिया जाता है, जबकि विकास जो है किसमें बढ़ोतरी होगी जी, जब हमारे कार्य अनुभव में बढ़ोतरी हो रही है, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है, तो आपका होगा जी डेवलपमेंट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ग्रोथ इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन बॉडी साइज, वेयर एज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन वर्क एक्सपीरियंस। कार्य अनुभव बढ़ रहा है तो विकास हो रहा है। शरीर की लंबाई चौड़ाई वजन भार बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है जी, अभिवृद्धि हो रही है। इसने हमसे फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो पूछा है। नंबर 2 देखिए, अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, क्योंकि शरीर या शरीर से जुड़े हुए अंग ताउम्र वृद्धि नहीं करते हैं। जिस दिन आनुवंशिकता के द्वारा ये निर्धारित हुआ है कि हमारी लंबाई कितनी होगी, है ना, वो जो भी बॉडी ऑर्गन्स हमारे हैं जब वो अपनी निश्चित शेप में पहुंच जाते हैं, जनरली हम इसको परिपक्वता तक बोलते हैं, मोस्टली हम इसको 18 से 25 साल भी ले सकते हैं कि 18 से 25 साल तक जितना शरीर या शरीर से जुड़े हुए हमारे जो अंग हैं उनकी वृद्धि होनी होती है वो हो जाती है, और उसके बाद वृद्धि होना हो जाएगी जी बंद। लेकिन विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जो है ताउम्र चलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि ग्रोथ कंटिन्यू फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समय तक की क्या है जी चलता है। वेयर एज डेवलपमेंट कंटिन्यू टू थ्रू आउट लाइफ, जबकि विकास जो है ये ताउम्र चलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नंबर 3, अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है जबकि विकास संख्यात्मक भी होगा और इसके साथ साथ में मात्रात्मक दोनों होता है। क्या कहा इन्हें, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव वेयर एज डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होगी जबकि विकास क्या होगा जी मात्रात्मक होने के साथ साथ में गुणात्मक भी होगा। इसका मतलब ये है कि अभिवृद्धि में शारीरिक परिवर्तन आएंगे और शारीरिक परिवर्तनों का मापन किया जा सकता है। हम बता सकते हैं कि हमारी लंबाई कितनी है ना, इवन हमारे शरीर की चौड़ाई कितनी है, हमारा वजन कितना है, इन चीज़ों का मेजरमेंट हो सकता है। तो इसलिए अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। विकास जिसके अंदर शरीर और शरीर के अलावा भी जो भाग है, चाहे हमारा मानसिक विकास है, हमारा सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो शरीर, क्योंकि ये भी याद रखें कि शारीरिक विकास भी अपने आप में विकास है, हालांकि शारीरिक पक्ष जो है हिस्सा अभिवृद्धि का है, लेकिन अभिवृद्धि भी जो है विकास का एक भाग जो है वो मानी जाती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि विकास मात्रात्मक भी है क्योंकि उसमें शारीरिक विकास है, और मात्रात्मक होने के साथ साथ में वो गुणात्मक भी है क्योंकि शारीरिक विकास के अलावा भी मानसिक विकास है ना। मस्तिष्क की क्रियाओं में बढ़ोतरी हो रही है, आप अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख रहे हैं, समाज के साथ हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं, ये भी हो रहा है जी विकास। तो कहने का मतलब जो आपकी ग्रोथ है वो केवल संख्यात्मक होती है, ग्रोथ केवल क्वांटिटेटिव है, जबकि विकास जो है ये क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ में क्या होता है जी, ये आपका क्वालिटेटिव यानी संख्यात्मक होने के साथ साथ देखिए ये थोड़ा सा ये मात्रात्मक नहीं है, यहां शब्द आएगा गुणात्मक गुणात्मक शब्द लेंगे, है ना, कि अभिवृद्धि जो है वो होगी जी संख्यात्मक, जबकि विकास जो है वो संख्यात्मक भी हो सकता है और वो आपका क्या हो सकता है जी गुणात्मक। बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों प्रकार का जो है वो आपका विकास होगा। अब प्रश्न आया नंबर 4, अभिवृद्धि विकास के बिना संभव है
जबकि विकास अभिवृद्धि के बिना संभव नहीं है। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, देखिएगा। और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, जो था जी नंबर 4 कि ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट वेयर एज डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ये बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट है। कहने का मतलब ये है कि विकास का एक भाग है अभिवृद्धि, विकास का एक भाग है जी अभिवृद्धि। इसलिए पहली बात तो ये समझिएगा कि अभिवृद्धि जो है वो विकास का एक भाग है। विकास अभिवृद्धि के बिना संभव है, विकास अभिवृद्धि के बिना संभव है, लेकिन अभिवृद्धि जो है वो विकास के बिना संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि माँ के गर्भ में भी कभी पूछ लिया जाए कि जब माँ के गर्भ में एक बच्चे का निषेचन होता है, तब सबसे पहले जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है विकास की, और विकास के कुछ समय के बाद जो है वो अभिवृद्धि होना प्रारंभ होगी। और अभी हमने देखा कि एक निश्चित समय तक जाने के बाद अभिवृद्धि रुक जाएगी, लेकिन विकास उसके बाद भी चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि विकास अभिवृद्धि से पहले प्रारंभ होता है और अभिवृद्धि के बाद तक चलता रहता है, लेकिन अभिवृद्धि विकास के बाद प्रारंभ होती है और विकास से पहले क्या हो जाती है जी, समाप्त हो जाती है। तो यदि हम यूं कहें कि विकास अभिवृद्धि के बिना संभव है, लेकिन अभिवृद्धि जो है वो विकास के बिना संभव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि अभिवृद्धि है ना, विकास जो है अभिवृद्धि विकास के बिना संभव है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभिवृद्धि विकास के बिना संभव नहीं है। जब तक विकास चलेगा तब तक अभिवृद्धि चलेगी, अभिवृद्धि समाप्त भी हो जाएगी लेकिन विकास उसके बाद भी चलता रहेगा। तो इस लाइन को यूं याद रख सकते हैं आप कि अभिवृद्धि से पहले विकास प्रारंभ होता है और अभिवृद्धि के बाद तक भी चलता रहता है जी आपका विकास। और आज की पहली क्लास में हम लास्ट प्रश्न की ओर आते हैं, है ना। इसके बाद हम आगे नंबर 20 पर, जो कि हमारा लास्ट आज की स्लाइड का और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से अभिवृद्धि और विकास के बीच में असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए, अभिवृद्धि को सीधे तौर पर मापा जा सकता है, जबकि विकास सीधे तौर पर विकास का सीधे तौर पर मापन संभव नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जी, इसने कहा कि ग्रोथ कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, कि हम ग्रोथ को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वेयर एज डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो देखिए, क्योंकि अभिवृद्धि हमारे शारीरिक पक्ष का भाग है, शरीर हमें बाहर से दिखाई देता है, तो हम शरीर के रंग रूप को देख सकते हैं, उनकी शरीर की जो हमारी जो वजन है उसका हम मापन कर सकते हैं, हमारी लंबाई का मापन हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है कि अभिवृद्धि को सीधे तौर पर मापा जा सकता है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास केवल बाहरी स्वरूप नहीं है विकास का, विकास जितना बाहर है उससे कहीं ज्यादा जो है वो हमारे अंदर है। बाहर वाले को तो हम मापन कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाला जो भाग है उसका मापन नहीं हो सकता। वो बेसिकली हम यूं कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, है ना, हमारे द्वारा जो चीजें, हमारा व्यवहार जो किया जा रहा है, उस व्यवहार के आधार पर हम ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति का एक बेहतर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि विकास को सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से मापा जाना संभव नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, कि जिसने कहा बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि अभिवृद्धि जो है उसको डायरेक्टली मेजर्ड कर सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट जो है इसका डायरेक्ट मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, अभिवृद्धि बाह्य होती है, जबकि विकास बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का होता है। इंग्लिश में कहा गया कि ग्रोथ इज इंटरनल, कि ग्रोथ केवल इंटरनल होती है, वेयर एज डेवलपमेंट इज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये दोनों प्रकार का होगा, इंटरनल भी होगा और इंटरनल के साथ एक्सटर्नल भी होगा। तो हमने इन प्रश्नों के माध्यम से शुरू से ये देखा है कि अभिवृद्धि बाह्य है क्योंकि शरीर का पक्ष है, शारीरिक पक्ष है, जबकि विकास बाहर होने के साथ साथ में आंतरिक रूप से भी हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो विकास का प्रतीक होते हैं। इसलिए अभिवृद्धि केवल बाह्य होती है, जबकि विकास बाह्य होने के साथ साथ क्या हो गया जी, आपका आंतरिक भी हो गया। तीसरे ऑप्शन पर आते हैं। इसने कहा कि अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन जो है वो विवृद्धि सूचक और हा सूचक दोनों प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो चेंजेस अकरिंग इन ग्रोथ, कि ग्रोथ में जो चेंजेस है इंडिकेटर्स ऑफ इंक्रीज, कि केवल बढ़ोतरी के सूचक हैं,
जबकि चेंजेस इन डेवलपमेंट आर बोथ इंडिकेटर्स ऑफ इंक्रीज, कि जो डेवलपमेंट में जो परिवर्तन होंगे वो इंक्रीज को भी शो कर सकते हैं और किसी पक्ष के डिक्रीज जो है उसको भी शो कर सकते हैं। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि हमने अभिवृद्धि की बात करी कि केवल इसमें शारीरिक पक्ष होगा, है ना। तो मां के गर्भ में जिस दिन एक बच्चे के अंगों का निर्माण होना प्रारंभ होता है तब से शारीरिक पक्ष हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा, यानी अभिवृद्धि में केवल जो है वो इंक्रीज जो है वो चीजें होगी, शरीर या शरीर से जुड़े हुए अंग जो है वो सदैव ऊपर की ओर जाएंगे। लेकिन जब हम बात विकास की करते हैं तो विकास में दोनों चीजें देखिए, वो इस वजह से है कि विकास केवल एक पक्षीय नहीं है। विकास में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन बहुपक्षीय होते हैं, यानी शरीर के कई पक्षों में जो एक साथ परिवर्तन हो रहे हैं वो सारे परिवर्तन मिलकर विकास को दिखाएंगे। तो कई बार किसी अवस्था में ऐसा होगा कि विकास का एक पक्ष तो देखिए ऊपर की ओर जा रहा है और एक पक्ष जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। कैसा हो सकता है? जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो यदि हम शैशव अवस्था की बात करते हैं वहां हमारा शारीरिक विकास यहाँ होता है, हमारा मानसिक विकास यहाँ होता है, लेकिन इसकी कंपैरेटिवली हमारा जो नैतिक विकास है, इवन हमारा सामाजिक विकास है वो यहाँ होता है। तो ये तो हो रहा है जी विवृद्धि, इसमें तो हो रही है वृद्धि, और ये हो रहा है जी नीचा। फिर आगे की अवस्थाओं में हम देखेंगे कि शारीरिक और मानसिक विकास थोड़ा नीचे आ जाएगा, यानी स्थिर हो जाएगा, और इससे ऊपर चला जाएगा जी कौन सा? सामाजिक और आपका नैतिक विकास। तो ये ताउम्र ये चीजें यूं होती रहती है विकास में। विकास का कोई पक्ष ऊपर जाएगा, कोई नीचे आएगा, या वहां खड़ा रहेगा और उसे ऊपर चला जाएगा। तो ये उतार चढ़ाव जो है ना ये डेवलपमेंट में चलते रहते हैं। इसलिए डेवलपमेंट में दोनों चीजें आती है कि डेवलपमेंट आपका विवृद्धि सूचक भी है और डेवलपमेंट आपका ह्रास सूचक भी है, जबकि जो अभिवृद्धि जो है वो केवल विवृद्धि सूचक परिवर्तनों को ही दिखाएगी। तो इसका मतलब ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है कि अभिवृद्धि रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार की होती है, जबकि विकास केवल क्या होता है जी? रचनात्मक होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट है जी फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जब अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल वृद्धि को दिखाते हैं, इसलिए अभिवृद्धि हमारे शरीर में जितने भी परिवर्तन करेगी, चाहे वो मां के गर्भ में निश्चित होने से लेकर, है ना, लगभग 18-25 साल तक, वो सारे के सारे परिवर्तन हमारे शरीर में या हमारे शरीर की करेंगे जी रचना। लेकिन विकास जो है वो रचनात्मक होने के साथ साथ में विनाशात्मक भी हो सकता है। यदि हम बेसिक सी बात करें तो यदि हम बात करते हैं वृद्धावस्था की, तो वृद्धावस्था के अंदर हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, वृद्धावस्था के अंदर हमें आंखों से दिखाई देना बंद हो रहा है, लेकिन उस वक्त भी हमारा निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है, मतलब विकास चल रहा है जो एक प्रकार से। इसलिए वृद्धावस्था के अंदर विकास चल रहा है, लेकिन उस वक्त हमारे शारीरिक विकास में कोई परिवर्तन नहीं होकर वो जो चीजें हो रही है ना वो क्या हो रही है जी? वो हमें एक प्रकार से नीचे की तरफ लेकर जा रही है। मतलब वहां जो विकास हो रहा है वो एक प्रकार से विनाश का प्रतीक है। वृद्धावस्था में जो विकास हो रहा है वो प्रतीक है जी विनाश का, क्योंकि वो हमें हमारी मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। लेकिन उस वक्त भी विकास जो है वो चल रहा है। हम यूं कह सकते हैं कि विकास वूम से टूम तक चलता है, यानी मां के गर्भ से लेकर वो जब तक हमें हमारी कब्र में लेकर जाएगा तब तक विकास जो है वो चलता रहेगा। लेकिन ऐसा अभिवृद्धि के साथ में नहीं होता है। अभिवृद्धि केवल हमारे शरीर में रचनात्मक परिवर्तन करती है, जबकि विकास रचनात्मक होने के साथ साथ में विनाशात्मक भी हो सकता है। ये है जी इसका सही स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट की यदि हम बात करें, मैंने अभिवृद्धि को जी से रिप्लेस किया है कि ग्रोथ जो है ये केवल होती है रचनात्मक। केवल क्या होती है जी? रचनात्मक होती है, जबकि जो आपका डेवलपमेंट है, डी फॉर डेवलपमेंट, जो आपका रचनात्मक भी होगा और रचनात्मक होने के साथ साथ विनाशात्मक भी होता है। यानी रचनात्मक को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, कि केवल कंस्ट्रक्टिव होता है, जबकि डेवलपमेंट आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो है वो दोनों प्रकार का होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत था क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि अभिवृद्धि रचनात्मक और विनाशात्मक नहीं होती है, जबकि विकास रचनात्मक और विनाशात्मक होता है। तो ये हमारा था जी फॉल्स स्टेटमेंट। तो आज की हमारी पहली क्लास और पहली वीडियो में हमने इन 20 प्रश्नों के माध्यम से कई जानकारियां जो है वो लेने की कोशिश की है। एक नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे कल, जिसमें हम इसी पोर्शन को जो है आगे बढ़ाएंगे। आपसे फिर एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त मित्र जो भी इस
भर्ती परीक्षा की या आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि हमें आने वाली वीडियोस है ना, और हमारा इवन एग्जाम के अंदर जो मनोविज्ञान का पोर्शन है हम उसको बेहतर जो है वो कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।